सपना एक गांव की काली लड़की थी, पर उसकी शादी शहर में हुई थी। सपना ने 2 चोटी के अलावा आज तक कभी भी एक चोटी नहीं की थी। पर ये क्या, ससुराल तो उसका शहर में था और शहर में तो कोई भी 2 चोटी करता ही नहीं था। पर सपना ने तो अब भी 2 चोटी की हुई थी। ये देखकर सपना की सास आशा की हंसी निकल पड़ती है और वो अपनी बहू की आरती उतारती हुई उससे कहती है, बहू ये कैसा नया फैशन है। भला शादी के लहंगे पर 2 चोटी कौन बनाता है? तेरी पार्लर वाली कम पढ़ी लिखी है क्या, या फिर मेकअप के नाम पर लोगों को ठग रही है? नहीं नहीं माँ जी, ये हमारे गांव का नया फैशन है। आपके शहर में इस फैशन के बारे में किसी को नहीं पता होगा। ये हमारे गांव का बिल्कुल लेटेस्ट फैशन है। और वैसे भी 2 चोटी में लड़कियां बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। उफ बहू, तेरा लेटेस्ट फैशन। आशा को फैशन और मेकअप का कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो सपना की बात पर विश्वास कर लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सपना है जो अभी भी 2 चोटी ही रखती है। उसकी 2 चोटी देखकर एक दिन फिर आशा उससे कहती है, बहू अब तू शहर में आ गई है, अपने गांव का लेटेस्ट फैशन छोड़ दे और 2 चोटी से 1 चोटी पर आ जा। 2 चोटी बच्चे करते हैं और तू इस घर की बहू है। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? पर माँ जी, मुझे 2 चोटी करना बहुत अच्छा लगता है। 2 चोटी में मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, बिल्कुल मासूम। पर बहुत सारी, पर 2 चोटी? आशा सपना से बार बार 2 चोटी खोलने को कहती है, पर सपना अपनी सास की एक नहीं सुनती और मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। अब आशा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी बेटी आकांक्षा को फोन करती है। अरे बेटा, तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी? तू कह रही थी कि भैया की शादी से पहले आ जाएगी, पर तेरी भैया की शादी को 1 महीना हो गया और अब तक तू नहीं आई। तू अपने भाई की शादी में भी नहीं आई। माँ क्या करूँ, छुट्टी नहीं मिली, और जब छुट्टी मिली तो टिकट नहीं मिला, और अगले महीने में पक्का आ जाऊंगी। हाँ बेटा, जल्दी आ जा, अब तो तू ही अपनी भाभी का फैशन बदल सकती है। पता नहीं कौन सा गांव का फैशन चला है 2 चोटी का। वही फैशन बहू घर में आने और शहर में आने के बाद भी कर रही है। अगर किसी ने बहू को 2 चोटी में देख लिया तो सब उसका कितना मजाक बनाएंगे। माँ तो फिक्र मत करो, मैं घर आके भाभी का हेयर स्टाइल और उनकी 2 चोटी इन दोनों को ही बदल दूंगी। अब आशा आकांक्षा से बात करके मार्केट चली जाती है और कुछ देर बाद घर पर कुरियर वाला आता है और दरवाजा सपना खोलती है। अरे बेटा, घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? जाओ जाकर मम्मी पापा को आवाज दे दो, उनका कुरियर आया है। अंकल जी, मैं दिखने में ना मासूम बच्ची की तरह हूँ, पर मैं बच्ची नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। इसीलिए आप मुझे ये कोरियर दे दीजिए। किसी के मुंह से अपने लिए ये सुनकर कि वो अभी भी बच्ची लगती है, सपना को बहुत खुशी होती है। अब शाम को जब सपना का पति राकेश और उसकी सास घर आते हैं तो वो ये बात उन दोनों को बताती है। आपको पता है, जब ये कुरियर वाला आया था ना, तो वो मुझे इस घर की बेटी समझने लगा था और उसे लगा कि मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो कि स्कूल जाती होंगी। पर मैंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। राकेश जी, मैं अभी भी कितनी सुंदर और छोटी नजर आती हूँ ना? अब 2 चोटी बनाकर घूमेगी बच्चों की तरह? सब बच्चा ही बोलेंगे ना तुझे, और ऐसे करते हुए तू बच्ची नहीं बल्कि बेवकूफ लगती है, बेवकूफ। शुरू से ही मैंने सोचा था कि कुछ दिन 2 चोटी करके तेरा मन थक जाएगा तो तू खुद ही 2 चोटी बनाना छोड़ देगी। पर तेरी शादी को तो 2 महीने होने को आ गए, तूने 2 चोटी बनाना नहीं छोड़ी। सपना, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हर समय 2 चोटी में घूमना सही नहीं है। ऊपर से तुमने अपना रंग देखा है, तुम 2 चोटी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी वजह से मुझे भी एम्बेरस फील करना पड़ता है। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं बाहर नहीं ले जाता, क्योंकि तुम बाहर भी 2 चोटी बनाकर जाती हो। राकेश और आशा सपना को समझाने की कोशिश करते हैं, पर सपना समझने के बदले अपने पति और सास से ही नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द आकांक्षा भी घर आ जाती है। और घर आकर जब वो अपनी भाभी की 2 चोटियां देखती है तो अपनी भाभी से कहती है, भाभी जी, आपके गांव में ये कैसा नया फैशन निकला है? सूट हो या साड़ी हो या लहंगा हो या धोती, हर किसी पर 2 चोटी अच्छी नहीं लगती। भाभी, आप ना मेरे साथ पार्लर चलो,
मैं आपका हेयर स्टाइल और दो चोटी का फैशन दोनों ही बदल दूंगी। वैसे भी आपका रंग थोड़ा काला है और दो चोटी ना आप पर अच्छी नहीं लगती। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना फैशन बदलने की। अगर फैशन बदलने का इतना ही शौक है ना तो अपना बदलिए। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली जाती है। अपनी भाभी का ये रवैया देखकर आकांक्षा समझ जाती है कि उसकी भाभी तब तक दो चोटी करनी नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी इंसल्ट ना हो, और इसलिए जानबूझकर आकांक्षा अपने घर पर कुछ औरतों को और अपने दोस्तों को बुलाती है। और जब सपना सभी के सामने दो चोटी में आती है तो घर में अरे आकांक्षा यार, तेरी भाभी कितनी कालू और फनी है। तेरी भाभी से अच्छे और मॉडल आजकल के बच्चे होते हैं, वो भी दो चोटी करना पसंद नहीं करते, और तेरी भाभी इस उम्र में भी दो चोटी कर रही है। अरे आशा बहन, आखिर कहाँ से लाई हो? माना कि इंसान का रंग रूप नहीं देखना चाहिए, पर ऐसी दो चोटी वाली काली गवार बहू गांव में इतनी गवार लड़कियां तो नहीं होती जितनी तुम उठा ले आई हो। आप ऐसे कैसे हमारी दो चोटी और हमारे रंग का मजाक बना सकती हैं? जैसे आपको एक चोटी पसंद है वैसे ही हमें दो चोटी पसंद है। और माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? ये सब यहाँ बैठकर मेरा मजाक बना रहे हैं और आप चुपचाप सुन रही हैं। अरे तुम सब कैसी औरतें हो? मेरे घर आकर मेरी बहू को दो चोटी और उसके रंग का मजाक बना रही हो। अरे क्या हुआ अगर मेरी बहू दो चोटी करती है तो? आखिर बाल बांध कर तो रखती है ना। और वैसे भी मेरी बहू ये सब इसीलिए करती है ताकि वो बच्ची दिख सके और सब उसे छोटी बच्ची बोल सके। अब घर आए सभी मेहमान सपना का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद सपना को रियलाइज होता है कि अब उसे दो चोटी करनी छोड़ देनी चाहिए, और इसलिए वो अपनी ननद आकांक्षा के पास जाती है और उससे कहती है, आकांक्षा, मैं ना अपने पुराने फैशन से थक गई, तो मुझे पार्लर ले चलो ना। माँ सुना तुमने? भाभी को पार्लर जाना, उसके रंग का मजाक बना रही हो। अरे क्या हुआ अगर मेरी बहू दो चोटी करती है तो? आखिर बाल बांध कर तो रखती है ना। और वैसे भी मेरी बहू ये सब इसीलिए करती है ताकि वो बच्ची दिख सके और सब उसे छोटी बच्ची बोल सके। अब घर आए सभी मेहमान सपना का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद सपना को रियलाइज होता है कि अब उसे दो चोटी करनी छोड़ देनी चाहिए, और इसलिए वो अपनी ननद आकांक्षा के पास जाती है और उससे कहती है, आकांक्षा, मैं ना अपने पुराने फैशन से थक गई हूँ। तुम कह रही थी ना कि तुम पार्लर में जाकर मेरा हेयर स्टाइल और फैशन बदल दोगी, तो मुझे पार्लर ले चलो ना। माँ सुना तुमने? भाभी को पार्लर जाना है, अपना फैशन और हुलिया ठीक करना है। क्यों भाभी, भर गया ना मन दो चोटी से? हम आपको यही कितने दिन से समझा रहे थे, पर आप है कि हमारी बात सुन नहीं रही थी। जब बेइज्जती हुई तो दो चोटी का भूत उतर गया ना सर से। अरे कल मोही, अब तो अपनी भाभी को उसकी दो चोटी के लिए ताने ही देती रहेगी, अब पार्लर भी लेकर जाएगी। आखिर मेरी बहू पहली बार पार्लर जाना चाहती है। जा जा जल्दी ले जाए इसे। अब आकांक्षा अपनी भाभी को अपने साथ पार्लर ले जाती है, जहां वो अपनी भाभी का मेकओवर कराती है, जिसके बाद फिर कभी सपना दो चोटी नहीं करती और अपने इस नए हेयर स्टाइल के साथ घर में घूमती है और अपनी दो चोटी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देती है। ये कहानी है राजस्थान की, जहां नंदिनी की शादी कुंवर वीर प्रताप के साथ हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नंदिनी एक गरीब घर से थी और उसे घर गृहस्थी संभालना खूब अच्छे से आता था। परिवार में उसकी सास कल्याणी देवी और छोटा देवर देव रहा करता था। देव महज 8 साल का था तब नंदिनी शादी करके आई थी और देव को नंदिनी से बहुत लगाव था। वो अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि नाम से बुलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह देव नंदिनी को आवाज देता है। अरे नंदिनी, कहाँ मर गई तू? भाभी नहीं बल्कि नाम से बुलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह देव नंदिनी को आवाज देता है। अरे नंदिनी, कहाँ मर गई तू? मैंने तुझे कब से नहीं देखा। जल्दी आना नंदिनी, और मुझे भूख भी लगी है, खाऊंगा तो तेरे हाथ से ही। तभी वहाँ नंदिनी आती है और कहती है, अरे बाबा आ गई, बस आपके लिए मैगी बना रही थी। सुबह से काम में लगी हुई थी, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। और चलो मैं आपको भी खिला देती हूँ, उसके बाद ना मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे नंदिनी, तुम कितना सारा काम करती हो। कभी खाना बनाती हो, कभी बर्तन धोती हो, कभी झाड़ू लगाती हो, कभी पोछा लगाती हो। आराम कब करोगी तुम? अरे मैं आपको खाना खिला दूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। कैसे चिंता ना करूं मैं? तुझे पता तो है
मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आराम कर लूंगी। को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देती है। ये कहानी हुई थी इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। और चलो मैं आपको भी खिला देती हूँ, आप उसके बाद ना मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे नंदिनी, तुम कितना सारा काम करती हो। कभी खाना बनाती हो, कभी बर्तन धोती हो, कभी झाड़ू लगाती हो, कभी पोछा लगाती हो। आराम कब करोगी तुम? अरे मैं आपको खाना खिला दूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। कैसे चिंता ना करूं मैं? तुझे पता तो है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आराम कर लूंगी। अभी ये मैगी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर नंदिनी की सास कल्याणी आती है और कल्याणी कहती है, अरे बेटा, ये तेरी भाभी है, कम से कम इसे भाभी कहकर बुलाया कर। नाम लेता है तू अभी से इसका। और आसपास के लोग कहते हैं कि हमने तुझे कोई संस्कार ही नहीं सिखाया। अरे ये भाभी है और भाभी का नाम नहीं लेते। जो उम्र में हमसे बड़ा होता है ना बेटा, उनका नाम नहीं लेते। इसीलिए इसको भाभी माँ या फिर भाभी कहकर बुलाया कर। ये मेरी भाभी नहीं है, ये तो मेरी बिंदनी है। बिंदनी नंदिनी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे नंदिनी बहुत अच्छी लगती है। जब नंदिनी घर पर नहीं होती है या फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ तब मुझे नंदिनी की बहुत याद आती है। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब नंदिनी से शादी करूंगा। ख्याल तो आप भी मेरा बहुत रखते हो देवर जी, और वैसे भी मेरी तो शादी हो चुकी है। जब तक आप मुझसे शादी के लिए तैयार होगे तब तक तो मैं आपसे काफी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो बस मेरी नंदिनी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे। सच में बड़ा ही नादान बच्चा है तू। खैर, बच्चों को कोई कितना ही समझा सकता है तो बच्चा, बोलेगा तो बच्चा बुद्धि वाली बात ही ना। छोड़ ये सब। नंदिनी मेरे साथ ऊपर चल। अचार सूखने के लिए रखे थे, उनको डब्बे में भर के रखना है। अच्छा जी ठीक है, मैं आती हूँ अभी। नंदिनी का पति वीर प्रताप परिवार से बहुत ही ज्यादा लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही करता था। ऐसे ही एक दिन वीर प्रताप लड़ाई झगड़ा करके रात को घर आता है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और वो चोट देखकर नंदिनी उससे कहती है, ये सब क्या है? शरीर पर इतनी सारी चोट के निशान और इतना सारा खून निकल रहा है। आपसे कितने बार कहा है मैंने। शादी करूंगा। ख्याल तो आप भी मेरा बहुत रखते हो देवर जी, और वैसे भी मेरी तो शादी हो चुकी है। जब तक आप मुझसे शादी के लिए तैयार होगे तब तक तो मैं आपसे काफी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो बस मेरी नंदिनी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे। सच में बड़ा ही नादान बच्चा है तू। खैर, बच्चों को कोई कितना ही समझा सकता है तो बच्चा, बोलेगा तो बच्चा बुद्धि वाली बात ही ना। छोड़ ये सब। नंदिनी मेरे साथ ऊपर चल। अचार सूखने के लिए रखे थे, उनको डब्बे में भर के रखना है। अच्छा जी ठीक है, मैं आती हूँ अभी। नंदिनी का पति वीर प्रताप परिवार से बहुत ही ज्यादा लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही करता था। ऐसे ही एक दिन वीर प्रताप लड़ाई झगड़ा करके रात को घर आता है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और वो चोट देखकर नंदिनी उससे कहती है, ये सब क्या है? शरीर पर इतनी सारी चोट के निशान और इतना सारा खून निकल रहा है। आपसे कितने बार कहा है मैंने, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो। इन सब में क्या रखा है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरा नाम वीर प्रताप ठाकुर है ना, किसी के आगे नहीं झुकता। जो मुझसे बहस करेगा उसको मैं ऐसी तरह से मारूंगा, और चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कम से कम अपने बारे में नहीं तो माँ जी और अपने छोटे भाई और मेरे बारे में तो सोच लिया करो। इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं रखा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? घर के बड़े तो आप हो। देख, तुझे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे सोने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदिनी के मन में अब वीर प्रताप के लिए डर सा समा जाता है। वीर प्रताप ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहा करता था। जब वीर प्रताप घर आता था तब भी नंदिनी को सुकून मिलता था। ऐसे ही एक रात वीर प्रताप घर नहीं आता। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो इस बारे में अपनी सास को बताती है। माँ जी, वो अभी तक घर वापस नहीं आया। रात के करीबन 3 बज गए, वरना नॉर्मली तो वो घर पर आ जाते थे। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, आ जाएगा वो। दोनों सास बहू एक दूसरे को दिलासा देती हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं।
लेकिन अभी तक वीर प्रताप का कोई पता नहीं था। इसी तरह से नंदिनी पुलिस में जाकर प्रताप की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि प्रताप का मर्डर हो गया है। ये खबर सुनकर दोनों सास बहू के सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। यूं ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अब नंदिनी के माँ बाप नंदिनी की दूसरी शादी करवाने के लिए उसकी सास से बात करते हैं। बहन जी, आपको तो पता ही है कि हमारी नंदनी अभी 25 से 26 साल की ही है और इस उम्र में वो विधवा हो गई है। अभी तो उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेले की जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है और आप तो जानती ही हैं, तो लोग उसे बहुत अजीबो गरीब नजरों से देखने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंदनी को इन सारे दौर से गुजरना पड़े। मैं चाहती हूँ कि नंदनी की शादी करवा देते हैं हम लोग, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी और वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। बात तो ठीक है बहन जी, चलिए इस बारे में नंदिनी से बात करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा फैसला लेती है। नंदिनी की सास उससे दूसरी शादी करने के बारे में बात करती है। कहीं ना कहीं नंदिनी भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब सभी लोग मिलकर नंदिनी के लिए एक नया रिश्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो भी बात देव को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और गुमसुम हो जाता है। उसकी हालत देखकर नंदिनी उससे कहती है, क्या हो गया देव, तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ अधूरी हो गई है। तुम्हें तो पता है ना नंदिनी, अगर तुम ना रहो तो मैं खाना ही नहीं खाता हूँ, तुम ना रहो तो मुझे नींद भी नहीं आती, और तुम ना रहो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं रह पाऊंगा नंदिनी तुम्हारे बिना। तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, लेकिन क्या करूं, ये समाज एक विधवा औरत को जीने नहीं देना चाहती। मुझे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम मुझसे कर लो ना शादी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पैसे कमाने लगूंगा, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिलहाल जब तक मैं छोटा हूँ तब तक तुम मेरा ख्याल रखो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। फिलहाल के लिए खाना खाओ और सो जाओ। नंदिनी की सास उसकी सारी बातें सुन रही थी और एक दिन नंदिनी की सास उससे कहती है, बेटा नंदिनी, मैं जानती हूँ कि अब जो मैं बोलने वाली हूँ शायद वो सुनकर तुझे अच्छा ना लगे। सच बताऊं बेटा, तो तू भी मेरे घर की सदस्य है और तेरे बिना ना मेरा भी मन नहीं लगेगा। तू मेरे बेटे से शादी कर लेना। मैं जानती हूँ कि तेरा देवर अभी छोटा है, लेकिन तुझे भी पता है कि देव को तेरी आदत हो चुकी है। वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज स्वीकार करने में तुझे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मेरी बात तू मान ले और देव से शादी कर ले। नंदिनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए शादी करने